नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को बेहद परेशान करने वाला और भारत के लिए वेकअप कॉल बताया है। उनका कहना है कि भारत को किसी एक देश पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए और व्यापार के नए रास्ते यूरोप, अफ्रीका और एशिया में तलाशने होंगे। राजन ने रूसी तेल आयात नीति पर भी पुनर्विचार करने की सलाह दी और कहा कि रिफाइनर मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन छोटे निर्यातक जैसे झींगा किसान और कपड़ा उद्योग भारी नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ता भी महंगे दाम चुकाएंगे। राजन ने चेताया कि आज व्यापार, निवेश और वित्त को हथियार बनाया जा रहा है, इसलिए भारत को अपने निर्यात बाजार और सप्लाई स्रोतों में विविधता लानी होगी। उन्होंने सुधारों और वैश्विक अवसरों का इस्तेमाल कर 8% से अधिक विकास और रोजगार सृजन की जरूरत पर भी जोर दिया। ट्रंप के टैरिफ के बीच मोदी सरकार ने कपास के शुल्क मुक्त आयात यानी ड्यूटी फ्री आयात की समय सीमा गुरुवार को 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी। ये कदम अमेरिका के 50% हाई टैरिफ के बाद लिया गया है। इससे पहले 18 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास आयात पर शुल्क छूट की अनुमति दी थी। इस फैसले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आलोचना की और कहा कि पिछले दिनों मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में ये फैसला लिया है कि अमेरिका से जो कपास भारत आता है, अभी तक उसमें 11% ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब ये 11% ड्यूटी हटा दी गई है और अब अमेरिका से आने वाली कपास पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी वो भारत के किसानों के कपास से सस्ती होगी, तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे और किसानों का कपास कौन खरीदेगा? अरविंद केजरीवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कायर कहा है और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुकने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ट्रंप एक कायर आदमी है। जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी जी का पता नहीं क्या मजबूरियां हैं जो मोदी जी ट्रंप के सामने पूरी तरह झुके हुए हैं। अगर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। भारत सरकार के कपास पर आयात शुल्क की छूट की अवधि बढ़ाने के फैसले का किसान संगठनों ने भी विरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि यह कदम पहले से संकट झेल रहे कपास किसानों को और मुश्किल में डालेगा। संगठन का कहना है कि अमेरिका में किसानों को करीब 12% सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत में यह केवल 2.37% है, जिससे भारतीय किसान कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। किसान संगठनों ने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने खुलासा किया है कि केंद्र सरकार ने कई बार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला था। लोकुर ने बताया कि उन्होंने और जस्टिस ए की सीकरी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन दोनों के रिटायरमेंट के बाद फरवरी 2020 में अचानक उनका ट्रांसफर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया। यह आदेश उसी रात आया जब जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस और सरकार की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। लोकुर ने कहा कि जजों के ट्रांसफर और नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ा है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। असम पुलिस ने शर्मा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि उन्होंने 8 अगस्त को यूट्यूब पर डाले गए वीडियो से सांप्रदायिक तनाव फैलाने और राज्य सरकार पर अविश्वास पैदा करने की कोशिश की। यह वीडियो असम सरकार द्वारा 3000 बीघा आदिवासी जमीन एक निजी कंपनी को देने के फैसले की आलोचना से जुड़ा था। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की उनकी मांग ठुकरा दी और कहा कि वह यह मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में उठाएं। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजकर बीएनएस की धारा 152 की वैधता पर जवाब मांगा है, जिस पर पत्रकारों का आरोप है कि सरकार आलोचकों को चुप कराने के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। वहीं अभिसार शर्मा ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। भारत में ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ पहली कानूनी चुनौती सामने आई है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी का कहना है
कि नया कानून रमी और पोकर जैसे कौशल आधारित खेलों को भी अपराध बना देता है, जिससे कई गेमिंग कंपनियां बंद हो जाएंगी। बता दें कि यह प्रतिबंध संसद द्वारा पास किए गए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के बाद लागू हुआ, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। कानून का मकसद लत, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी रोकना है। इसके चलते ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और पोकरबाजी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने असली पैसे वाले गेम बंद कर दिए हैं। हालांकि ड्रीम 11 और गेम्स क्राफ्ट ने साफ किया है कि वे इस कानून को चुनौती नहीं देंगे और सरकार के साथ मिलकर नए रास्ते तलाशेंगे। वहीं A23 का कहना है कि यह कानून असंवैधानिक है और कौशल आधारित खेलों पर लागू नहीं होना चाहिए। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार विवाद और गहराता जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत पर अनुचित रूप से 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी तेल आयात पर 25% जुर्माना भी शामिल है। उनका कहना है कि इससे अमेरिका और भारत के संबंधों को नुकसान हो रहा है, जबकि चीन और तुर्की जैसे बड़े आयातकों पर कम टैरिफ लगाया गया है। भारत पर यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू हुआ। विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऊर्जा आयात देश की जरूरत और बाजार की वास्तविकताओं पर आधारित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि भारत इस फैसले से हैरान है। वहीं अमेरिका का आरोप है कि भारत की रूसी तेल खरीद युद्ध को वित्त पोषित करती है, लेकिन भारत ने इसे सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह व्यावसायिक निर्णय है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री टॉन फेरेल ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत के समर्थन में बोले हैं। उन्होंने कहा है कि हम मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करते हैं। हम भारत या ऑस्ट्रेलिया पर किसी भी तरह के टैक्स लगाने के पक्ष में नहीं हैं। यानी साफ है कि ऑस्ट्रेलिया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का समर्थन नहीं करता। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पर भी बड़े टैक्स लगाए हैं। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम लगातार अमेरिका से कह रहे हैं कि ये गलत रास्ता है। इस कदम से असल में अमेरिका खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। हम इस मुद्दे पर अमेरिका से लड़ाई जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यह मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। 2 दिन का यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। इसमें दुनिया के 20 से अधिक देशों के नेता शामिल होंगे। इस मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहेंगे। भारत सरकार ने चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI और आयात प्रतिबंधों पर अपनी नीतियों में पुनर्विचार की संभावना जताई है। यह बयान एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 के दौरान दिया। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के संकेत देता है, जो हाल के वर्षों में सीमा विवादों के कारण तनावपूर्ण रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो हम प्रेस नोट 3 पर पुनर्विचार कर सकते हैं। सभी विकल्प खुले हैं। प्रेस नोट 3 अप्रैल 2020 में लागू किया गया था, जिसमें भारत के साथ साझा सीमा वाले देशों से आने वाले FDI के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी अनिवार्य बनाता है। यह नीति मुख्य रूप से चीन को टारगेट करते हुए शुरू की गई थी, ताकि भारतीय कंपनियों के मौकापरस्त टेक ओवर को रोका जा सके। नीति आयोग ने हाल ही में सुझाव दिया है कि 24% तक के FDI के लिए पूर्व मंजूरी की शर्त को हटाया जा सकता है, जिससे निवेश प्रक्रिया को सरल किया जा सके। यह प्रस्ताव भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन को अधिक एकीकृत करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.